हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष बॉटनी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे इकोलॉजी की, और इकोलॉजी में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। इसे हम पढ़ने वाले हैं। वायुमंडल बताया था आपको कि बायोस्फीयर में एक भाग एटमॉस्फेयर का भी होता है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये सब मिलकर के बायोस्फीयर या जैव मंडल बनाते हैं। तो देखो, वैसे अगर आप देखें सिंपल से कि हमारे चारों तरफ गैसों का आवरण होता है, और गैसों का यही जो आवरण है जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है, इसी को हम कहते हैं वायुमंडल। तो कुल मिलाकर के वायु के आवरण को, यानी कि वायु का आवरण ही क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। और ये वहां तक पाई जाती है, ये वायु, जहां तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ठीक है। अब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, और इस पृथ्वी पर जो गैसेस हैं या वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और किस किस काम को यहाँ पर ये परफॉर्म करती है, वो हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वायु का संगठन अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो होता है वो लगभग 78% तक होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो यहाँ लगभग 21% होता है। उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो होती है ऑर्गन, ये 0.93% होती है। उसके बाद हम जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस की बात करते हैं तो वो है CO2, ये 0.03% एनवायरमेंट के अंदर पाई जाती है। देखो, ये हमने एक एटमॉस्फेयर का एक डायग्राम बनाया है। इसमें ये अर्थ है, हम यहाँ पर रहते हैं, हम इस जगह पर रहते हैं, और इस जगह पर हमारे ऊपर ये एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर है, जिसको विभिन्न अलग अलग, अभी हम देखेंगे कि ये ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में बांटा गया है। ये सभी हम देखेंगे। तो देखो, नीचे की पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम जाते हैं तो हमको ये गैसेस या ये वायु जो है वो दिखाई देती है या महसूस होती है। उसके ऊपर जाने पर ये हमको महसूस नहीं होती है, यानी कि ये 1000 किलोमीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक फैली हुई है। अब देखो, हमारी पृथ्वी पर लगभग 6 × 10⁻15 टन वायु मौजूद है। कितनी उपस्थित है? 6 × 10⁻15 टन वायु या एयर हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है। इसमें से देखो, इसमें से अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे वायु जो है वो हल्की होती चली जाती है, और पृथ्वी की सतह के आसपास वायु बहुत ज्यादा सघन होती है। तो देखो, 75% जो भाग होता है वायु का, एयर का 75% जो भाग है या हिस्सा है वो 16 किलोमीटर तक होता है। ठीक है। और 50% हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो 50% भाग इसका 5 या 6 किलोमीटर तक ही होता है। तो इस चीज से पता चलता है कि पृथ्वी के 5 या 6 किलोमीटर के दायरे में अगर हम बात करते हैं तो एयर यानी वायु जो है बहुत सघन होती है, और उसके बाद हम धीरे धीरे जो जो ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वायु कमजोर, या हम कह सकते हैं इसको विरल होती चली जाती है, या इसकी मात्रा जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो इसी तरह, इसीलिए हम कहते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायु का दबाव कम होता है। तो वायु का दबाव कम होने के कारण बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ठीक है। जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम जब ऊपर जाते हैं तो वायु का दबाव कम होता है, इससे हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचती है। अब देखिए, नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है। इसको हम जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं।
ऑर्गेन इसको छोड़ दे तो देखो CO2 जो है ये मोस्टली फोटोसिंथेसिस में काम आती है, ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन में काम आती है। ठीक है, पौधे जो है वो इस नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते, वो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में काम में लेते हैं। यानी कि पहले ये जो पौधे हैं, सॉरी ये जो नाइट्रोजन है ये एनवायरमेंट की, ये नाइट्रोजन पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है विभिन्न जीवाणुओं के द्वारा, विभिन्न जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है उनके द्वारा, और उसके बाद फिर ये नाइट्रेट के रूप में पौधों को उपलब्ध होती है और पौधे इसका उपयोग नाइट्रेट के रूप में ही करते हैं। उसके अलावा और हम देखें यहाँ पर तो देखो कुछ ऐसी गैसेस हैं एनवायरमेंट के अंदर जो प्रदूषणकारी भी हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, कुछ ऐसी गैसें भी हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड, धूल के कण, धुआं, कवक, कवक बीजाणु, परागकण या अन्य प्रकार के बीजाणु भी इस एयर के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के ये जो एयर होती है ये एक मिक्स होती है सब। इनके अलावा, इन गैसेस के अलावा देखो, इनके अलावा इसमें यानी कि जो एयर होती है उसमें नियॉन हो सकती है, क्रिप्टॉन हो सकती है, जीनॉन हो सकती है, तुम्हारे हाइड्रोजन हो सकती है, आपके ये जो मेथेन है ये हो सकती है, उसके अलावा ओजोन हो सकती है, जीनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये विभिन्न प्रकार की और भी गैसेस हो सकती हैं। तो ये सभी गैसेस इस एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं और ये एक निश्चित अनुपात में ही रहती हैं। ठीक है, मोस्टली जो मोस्ट गैसेस जो यहाँ पर है वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और CO2 है। इनका ही विशेष काम होता है, बाकी अन्य गैसेस का इतना कोई विशेष काम होता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर की। तो ये हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। ये कुछ हमने गैस के आवरण और गैसों के बारे में बात की। अब मेनली जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एटमॉस्फेयर, तो वो ये हम बात करेंगे। देखिए, ये मैंने एक एटमॉस्फेयर का एक लेवल या एक डायग्राम बनाया है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ ये मैंने अर्थ बनाई है जहां हम लोग रहते हैं, यहाँ हमारा हैबिटेट है, यहाँ हमारा निक है। ठीक है, उसके बाद हम जब बात करते हो, यहाँ बात करते हैं और वायुमंडल की या एटमॉस्फेयर की, तो भाई सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर। यानी कि वायुमंडल में मोस्टली 5 परतें पाई जाती हैं, 5 लेयर्स या 5 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है अभी ट्रोपोस्फियर या इसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहेंगे इसको? क्षोभ मंडल। उसके बाद दूसरी है स्ट्रेटोस्फियर। इसको हम कहते हैं स्थिर मंडल, इसका नाम है स्थिर मंडल। उसके बाद तीसरा है मीजोस्फियर। तो मीजोस्फियर जो है उसका नाम होता है मध्यमंडल। चौथा है थर्मोस्फियर। इसको हम आयन मंडल भी कहते हैं, आयोनोस्फियर। इसको हम आयन मंडल भी कहते हैं। और पांचवा होता है एक्सोस्फियर, बहिर्मंडल। एक्सो माने बाहर, एक्सोस्फियर बहिर्मंडल। तो ये 5 मंडल
या 5 स्फीयर्स नीचे से ऊपर तक इस एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। एक एक कर हम इन पांचों के बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो ट्रोपोस्फीयर ये है भाई, क्या देखो, पृथ्वी के जस्ट ऊपर 18 किलोमीटर तक, यानी कि पृथ्वी की सतह से और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल को माना जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल को माना जाता है। यानी कि यहां से, इस जगह से 18 किलोमीटर तक ऊपर तक हम जाएंगे तो ये 18 किलोमीटर की लाइन जो है इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल की बाउंड्री। तो यहां तक क्षोभ मंडल है। इस जगह पर अगर आप जाएंगे तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। कितना का तापमान कम होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, यानी कि ऊंचाई पर जाने पर। उसके बाद क्षोभ मंडल के बारे में ये बताया जाता है कि इस जगह पर मौसम संबंधी परिवर्तन, मौसम संबंधी परिवर्तन इसी परत में या इसी मंडल में होते हैं। जैसे बादलों का होना, बारिश का होना, आंधी तूफान का आना, वो सब इसी के अंदर होता है, ट्रोपोस्फीयर में। उसके बाद देखो, इसमें धूल के कण होते हैं, धूल कण होते हैं, जलवाष्प होती है, और इस धूल के कण और जलवाष्प के कारण जो सूर्य का प्रकाश आता है उस प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? उस प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और प्रकीर्णन होने के कारण, ठीक है, ये जो धूल के कण और जलवाष्प होती है ये नीले और बैंगनी रंग को छोड़कर, नीले व बैंगनी रंग को छोड़कर बाकी सभी कलर्स का अवशोषण करती है, नीले और बैंगनी का परावर्तन करती है। इसलिए हमको आकाश, यानी कि ऊपर की तरफ देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल के हम जो देखते हैं ना, वो क्षोभ मंडल में देखते हैं। तो प्रकाश जो आता है वो धूल के कण और जलवाष्प से टकराता है, प्रकीर्णित होता है, नीले और बैंगनी को छोड़ करके बाकी सभी कलर्स का अवशोषण होता है, इनका परावर्तन होता है, इसलिए हमको आसमान जो है वो नीले रंग का दिखाई देता है। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी ट्रोपोस्फीयर के बारे में है। दूसरा है स्थिर मंडल। दूसरे की हम बात करेंगे जिसका नाम है स्थिर मंडल। दूसरा है स्थिर मंडल। तो स्थिर मंडल में जो हम पृथ्वी की सतह से चलते हैं, तो देखो 18 किलोमीटर तक तो हो गया अपना ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल। 18 से 50 किलोमीटर तक अगर हम ऊपर जाते हैं तो 18 से 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसकी जो रेंज है वो 18 से 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसमें एक विशेष चीज है भाई, मैंने यहाँ इसको, इस लाइन को यहाँ पर डार्क किया हुआ है, ये इसलिए किया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ओजोन लेयर है। तो देखो 21 किलोमीटर की रेंज पर ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। इस ओजोन लेयर का एक विशेष महत्व होता है कि ये सूर्य से आने वाली सभी पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज का अवशोषण करती है। तो जैसे ही अवशोषण करती है ना, तो यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? तो वो देखो, यहाँ पर हम कह रहे थे भाई क्षोभ मंडल में तापमान घटता है, घट के कितना हो जाता है? -80 डिग्री।
लेकिन जब हम बात करते हैं 18 से 50 किलोमीटर की रेंज में, तो 18 से 50 किलोमीटर की रेंज में पराबैंगनी किरणें सूर्य की प्रकाश की किरणों में से पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए अब तापमान -80 से बढ़कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, अर्थात समताप हो जाता है, कि यहाँ पर अब बिल्कुल भी न गर्मी है न ठंडा है, समताप है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, इसलिए इस जगह पर एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। इस जगह पर यानी कि इस पराबैंगनी जो ओजोन लेयर है इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। ठीक है, कहां पर? स्ट्रेटोस्फीयर में या स्थिर मंडल में। एक दूसरी बात कि यहाँ पर देखो गर्मी नहीं है, तो इसलिए मौसम संबंधी परिवर्तन कभी भी यहाँ पर नहीं होते हैं, मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि जो टेम्परेचर यहाँ पर -80 था वो अब स्थिर मंडल में जाने के बाद लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने का मतलब है कि यहाँ पर ये पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, जिससे इसका तापमान बढ़ता है, और जो जो अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। तीसरा जो लेयर है उसका नाम है मध्यमंडल, या इसको हम कहते हैं मीजोस्फीयर। तीसरा जो मंडल है इसका नाम है मीजोस्फीयर, मध्यमंडल। देखो ये मध्यमंडल है, यहाँ पर ये मध्यमंडल है। ठीक है, मध्यमंडल में तापमान देखो, ये पहली बात तो 50 किलोमीटर से और लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, 50 किलोमीटर से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस जगह पर जो तापमान है वो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, सॉरी माइनस के 100 डिग्री तापमान पर, माइनस के 100 डिग्री तापमान पर। और ये जो मंडल है ये मुख्यतः जो रेडियो विकिरण होती है, रेडियो तरंगों का अवशोषण करता है, रेडियो वेव्स का अवशोषण ये करता है। देखो यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री से यहाँ पर देखो क्या है कि सूर्य की जो किरणें होती है उनका अवशोषण ही हो रहा है, इसलिए यहां से यहां तक भी ये तापमान कम होता है। उसके बाद जब थर्मोस्फीयर आ जाएगा, चौथी जो लेयर है अपनी उसका नाम है थर्मोस्फीयर या आयोनोस्फीयर, या इसको आयन मंडल भी कहते हैं, ताप मंडल। यहां पर क्या होता है, देखो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, देखो यहाँ पर 80 किलोमीटर से ऊपर हम जब जाएंगे या 100 किलोमीटर से ऊपर जब जाएंगे, 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज, यानी कि 100 से और ये 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। तो जो जो हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज बाई हाइट। जो जो ऊपर तरफ जाएंगे, तो देखो यहाँ पर -100 डिग्री सेंटीग्रेड था, वही तापमान अब इस जगह पर बढ़कर लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यहाँ पर ये हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है यहाँ पर कि पराबैंगनी किरणों के कारण यहाँ पर आयनीकरण हो जाता है या आयनीकृत हो जाती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों की प्रक्रिया से यहाँ पर आयनीकरण होता है, और जिससे इस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलते हैं। देखो आयनीकृत होने का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अब देखो बात है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकलते समय प्रकाश ही एक तरह से उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तब तो ये बाहर निकलेंगे, और जब एनर्जी रिलीज करेंगे तब ये वापस से अपनी उसी कक्षा में जाएंगे। ठीक है, तो ये आयनीकृत होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। अब बात ये आती है कि जब इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, देखो जहां पर जो ध्रुव होते हैं, तो ध्रुवों पर
ध्रुवों पर क्या होता है, दिन और रात जो होते हैं वो लगभग 6 महीने के होते हैं। तो जहां पर रात होती है ध्रुवों पर, वहां पर इसी प्रकाश की उपस्थिति में ये लोग अपना अपना काम करते हैं। ये लोग अपना अपना काम करते हैं। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रेडियो तरंगें जो होती है वो इसी के अंदर चलती हैं। यानी कि सैटेलाइट्स जो होते हैं वो यहीं पर रहते हैं। सैटेलाइट्स थर्मोस्फीयर में यहीं पर सैटेलाइट्स होते हैं। ये ध्यान रखना, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सैटेलाइट्स कहां पर विचरण करते हैं। तो सैटेलाइट्स जो है वो थर्मोस्फीयर के अंदर ही विचरण करते हैं। एक जो इसमें सबसे इंपोर्टेंट लाइन है वो ये लाइन है भी, जिसको हम कहते हैं कारमेन लाइन। ये दिस इज कारमेन लाइन। ये मैंने थोड़ी सी ऊपर बनाई है, यहां से ऊपर बनाई है। इसका नाम है कारमेन लाइन। अब ये कारमेन लाइन क्या है? ये है एक बाउंड्री है, किसके बीच में? एटमॉस्फेयर के बीच में, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच में और आउटर स्पेस के बीच में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कारमेन लाइन क्या होती है। कारमेन लाइन, दिस इज द बाउंड्री बिटवीन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस, यानी कि बाहर का जो स्थान है उसके बीच में और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच में ये एक बाउंड्री लाइन है। ये क्या है? बाउंड्री लाइन है। दिस इज एन बाउंड्री लाइन। ठीक है, ये क्या काम? तो सबसे पहले ये वही 100 किलोमीटर एरिया से, यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी से अबव होती है। 100 किलोमीटर से ऊपर होती है, अबव 100 किलोमीटर। इसको सबसे पहले हंगेरियन अमेरिकन इंजीनियर ने देखा। हंगेरियन अमेरिकन इंजीनियर ने देखा, जिसका नाम था ह्यूगो वॉन थियोडोर वॉन कारमेन। थियोडोर वॉन कारमेन, दिस इज द साइंटिस्ट। अब सबसे पहली बात यह थी कि सबसे पहला वो कौन सा जिसने कारमेन लाइन को क्रॉस किया था? द फर्स्ट पर्सन हु क्रॉस द कारमेन लाइन, यूरी गगारिन। ये आपको ध्यान रखना है, यूरी गगारिन। ये वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले कारमेन लाइन को क्रॉस किया था। कारमेन लाइन। पांचवी जो परत है वो है एक्सोस्फीयर। दिस इज द बहिर्मंडल। एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल। बहिर्मंडल क्या है? एक्सोस्फीयर, ये देखो 400 किलोमीटर से ऊपर की जो रेंज है, अबोव 400 किलोमीटर के ऊपर का जो एरिया है जहां पर मोस्टली स्पेसशिप चलते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सोस्फीयर या वायुमंडल। यहां पर आपको हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता मिलती है। और ऐसा मानते हैं कि इस जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर कॉस्मिक किरणें गिरती हैं, तो कॉस्मिक किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर गिरती हैं तो वो हीलियम परमाणु में बदल जाते हैं। तो ये बहिर्मंडल के अंदर होता रहता है। तो कुल मिलाकर के बात है कि जब हम बहिर्मंडल में जाते हैं तो वहां पर वायु की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। हमारी जो गैसीय वायु है जिसका हम उपयोग करते हैं
पौधे इसका उपयोग करते हैं, सभी जीव इसका उपयोग करते हैं, मौसम बनते हैं, बिगड़ते हैं, मोस्टली जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन है वो सब होते हैं, वो हमारे सब इस ट्रोपोस्फीयर में होते हैं, जो हमारी पृथ्वी के लेवल से 18 किलोमीटर तक की दूरी पर है। बस इससे आगे हमारे लिए जरूरी तो है, क्योंकि ओजोन मंडल जरूरी है, ये ओजोन परत जरूरी है, कार्बन ये क्या नाम है, स्ट्रेटोस्फीयर में जो इसमें सब जरूरी है, लेकिन जिनको हम महसूस कर सकते हैं वो है ट्रोपोस्फीयर, जहां जिस परत का योगदान हमारे लिए सबसे ज्यादा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एटमॉस्फेयर, इसकी विभिन्न लेयर्स। पढ़िए, समझिए, देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।